हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में अपन कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान की तरफ से 6 तारीख को यानी कि 6 फरवरी 2025 को इवनिंग शिफ्ट के अंदर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का पेपर था उसका टेक्निकल पोर्शन है, उसका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये जो पेपर है ना, इसके अंदर टेक्निकल के 80 प्रश्न हैं जो कि आगामी जितनी भी जेई लेवल की भर्तियाँ हैं, चाहे आपकी आरआरबी जेई की भर्ती हो, आरएससीबी की भर्ती हो, या फिर पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की, या फिर कोई अदर जेई लेवल की भर्ती है डिप्लोमा लेवल की, उन सब के लिए उपयोगी रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब क्या कि आगे के एग्जाम्स के अंदर भी देखने को इसमें से मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग जो भर्तियां उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स है वहाँ से प्रश्नों को डायरेक्ट उठाया गया। आजकल ये ट्रेंड बन गए, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनका सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 80 प्रश्न है, वैसे टेक्निकल के और राजस्थान जीके की इसके अंदर मिक्स है, लेकिन अपन जो टेक्निकल वाले प्रश्न है उनका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए पहले नंबर का जो प्रश्न देखिए, इसमें क्या लिखा है, द करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज डबल द ऑपरेटिंग टॉर्क बिकम्स। यानी कि इसने पूछा है कि भी एक आपका मूविंग कॉइल मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो करंट है ना उसको डबल किया गया तो ऑपरेटिंग टॉर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो टॉर्क होता है, जैसे कि आपको पता है, ये करंट के स्क्वायर के बराबर होता है ना। इसी हिसाब से अब मान लीजिए कि करंट को इसने बोला है कि भाई हम डबल कर रहे हैं करंट को, है ना, तो टॉर्क आपका कितने गुना हो जाएगा, टॉर्क ये आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ए 50 वोल्ट रेंज वोल्ट मीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 20 किलो ओम पर वोल्ट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज। यानी कि इसने सेंसिटिविटी की वैल्यू दे रखी है और वोल्टेज वोल्ट मीटर की वोल्टेज रेंज दे रखी है, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। किसी फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है भी प्रति वोल्ट रेजिस्टेंस कितना है, 20 किलो ओम है, तो 50 वोल्टेज का कितना होगा, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 50 है, उसको आप 20 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये 1 मेगा ओम आ जाएगा, यानी कि 10 की पावर 6 इतना ओम रजिस्टेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 3 नंबर देखिए, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट बिकम जीरो व्हेन इट इज। यानी कि ये बोल रहा है कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है ना वोल्टेज का, वो फॉल्ट के किस कंडीशन में जीरो हो जाए, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट की कंडीशन में वो जीरो होता है। और सिमेट्रिकल फॉल्ट यहाँ पे अगर अपन देखें तो 3 फेज फॉल्ट है, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर आपका अगला देखिए, आज जी 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, द पिन टाइप इंस्ट्रूमेंट इंसुलेटर्स आर अनइकोनॉमिकल बियॉन्ड। यानी कि कितने वोल्टेज से ऊपर अपन पिन टाइप के इंसुलेटर का यूज नहीं करते हैं या फिर वो इकोनॉमिकल नहीं होता है। तो पिन टाइप का इंसुलेटर होता है वो मैक्सिमम 33 केवी वोल्टेज तक अपन यूज करते हैं। 33 केवी से ऊपर की जितनी भी लाइनें होती है उसके लिए अपन क्या लेते हैं, डिस्क को काम में लेते हैं, जो कि 11 केवी के लिए एक डिस्क होती है, और उस हिसाब से जितनी अपनी वोल्टेज होती है उसके अकॉर्डिंग अपन स्ट्रिंग में अपन डिस्क जोड़ते हैं। ठीक है, तो 33 केवी तक अपन पिन टाइप इंसुलेटर का यूज़ करेंगे। इससे बियॉन्ड में अपन स्ट्रिंग इंसुलेटर्स जो होंगे, है ना, लड़ी जिनको बोलते हैं, उनके लिए उनका अपन यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज इट। यानी कि घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिकल के जितने भी इक्विपमेंट्स है ना, घर हो चाहे शॉप हो, कहीं पर भी उनको अपन पैरेलल में क्यों लगाते हैं, तो उनका सीधा सा कारण ये होता है कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज होता है वो पैरेलल के अंदर सेम होता है। जितने भी इक्विपमेंट्स होती है उनकी वोल्टेज रेटिंग बराबर होती है, करंट की रेटिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो अब जब पैरेलल में लगाएंगे तभी तो सबको बराबर वोल्टेज मिलेगा। अगर सीरीज में जोड़ दिया, मान लीजिए कि स्टार्टिंग के अंदर अपना एक हीटर आ गया, तो वही सारा वोल्टेज है वो ड्रॉप करवा देगा, है ना, तो आगे की सारी लाइटें वो डिम जलेगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, कभी सभी का ऑपरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट रहे एक दूसरे से, इसलिए इसका राइट आंसर है वो आपका बी होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर आपका आ जाएगा उसके बाद में टेक्निकल का, देखो ये आ जाएगा 11 नंबर प्रश्न। देखो 11 नंबर में दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए यूनिफॉर्म स्केल। यानी कि एक समान पैमाना यूनिफॉर्म स्केल किसका होता है, एयर डैम्पिंग का, एडी करंट डैम्पिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स का, स्प्रिंग कंट्रोल वाले का, या फिर ग्रेविटी कंट्रोल का, है ना। तो जितने भी आपके स्प्रिंग कंट्रोल वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, उन सब के अंदर स्केल होगा वो यूनिफॉर्म होगा, लीनियर स्केल अपन जिसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना हो गया PMMC, है ना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हो गया। चलो उसके बाद में अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 13 देखो,
इसके अंदर इसने क्या पूछा है, दी वैल्यू ऑफ टोटल कलेक्टर करंट, IC की वैल्यू पूछी है इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अपन को क्या दिया है, कॉमन बेस। कॉमन बेस के अंदर अपने को कलेक्टर करंट की वैल्यू पूछी है। देखो वैसे तो अगर देखें ना तो एक तो होता है आपका कलेक्टर करंट होता है, ये आपका अमीटर वाली जो करंट होती है प्लस लीकेज करंट होती है, तो ये आंसर है इसका, राइट आंसर होगा। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पे इसने क्या दिया है, कॉमन बेस दिया है ना। कॉमन बेस को अपन किससे लिखते हैं, एल्फा से लिखते हैं, है ना। कॉमन बेस यानी कि अपन IC/IE यहाँ से अगर अपन देखें ना तो IC आपका दूसरा ये भी बन सकता है आई, है ना, एल्फा IA, है ना। तो वैसे अगर अपन देखें तो इसको भी राइट मान सकती है, ये दोनों चीज़ें हैं। वैसे देखें तो ये ऑब्जेक्शन वाला है, मोस्टली इसी को लिया जाता है ना, ज़्यादातर बुक्स के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा। बाकी कुछ बुक्स के अंदर आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी, इसको भी अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है इस प्रश्न को डिलीट कर दे, वो बोर्ड पे डिपेंड है। अगला प्रश्न देखिए, अप्लाइड वोल्टेज इन करंट इन एन AC सर्किट इज गिवन बाय, है ना। ये यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज गिवन दे दी, ये करंट की वैल्यू दे दी। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट, सर्किट के अंदर एवरेज पावर कितनी खपत होगी, डिसिपेट होगी, उसकी वैल्यू इन्होंने पूछी है ना। तो पावर की अगर अपन वैसे बात करें ना, P बराबर VI साइन फाई आपका कोस फाई होता है, कोस फाई होता है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ना तो ये देखिए वोल्टेज आ गया, ये आपका करंट आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखो इसको अपन RMS, ये मैक्सिमम वैल्यू है, RMS वैल्यू अपन लेंगे इसकी, तो अपन √2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और करंट की देखिए यहाँ पे कितना है, 20 दे रखा है, तो इसको भी अपन RMS वैल्यू इसकी बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस फेज एंगल को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में फेज एंगल को जब अपन कंसिडर करेंगे ना तो अपने पास में जो वैल्यू आती है इसकी 1200 वाट आती है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे आंसर में ही नहीं दी है। तो यहाँ पे जो आंसर मैच हो रहा है ना वो आपका कोस को इन्होंने जो है ना ये एंगल है उसको कंसिडर नहीं किया है, केवल इतनी ही चीज़ों के लिए, यानी कि आप इसका मल्टीप्लाई कर लो। देखो 240 इंटू 20/√2 इंटू √2 इसको करो, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 10 है, यानी कि 2400 वाट। जो आंसर इन्होंने ऑप्शन दे रखे है ना उसके अकॉर्डिंग आपका 2400 वाट होगा। और वैसे अगर एंगल को कंसिडर करें तो 1200 वाट होता है, लेकिन वो चीज़ आंसर में नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर आप 15 देखिए, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर द डबल केज रोटर्स हैव द आउटर केज हैज लो रेजिस्टेंस एंड इनर केज हैज हाई रेजिस्टेंस। द आउटर केज हैज हाई रेजिस्टेंस, इनर केज है लो रेजिस्टेंस, यानी कि इनर केज और आउटर केज के रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है। देखो डबल केज जो मोटर होती है ना उसके अंदर जो आउटर केज होता है उसका तो रेजिस्टेंस हाई होता है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इनर जो केज होता है, इनर केज होता है, उसका जो रिएक्टेंस होता है वो चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस ही होता है मोस्टली, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस उसका हाई होता है। यानी कि आउटर जो केज होगा ना उसका रेजिस्टेंस तो हाई होगा, लेकिन उसका जो रिएक्टेंस होता है वो उसका लो होता है। यहाँ से अगर अपन देखें ना, देखो आउटर केज है जो हाई रेजिस्टेंस एंड इनर केज है जो लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इनर केज का लो होता है, इसका रिएक्टेंस हाई होता है, जबकि आउटर केज का रेजिस्टेंस हाई होता है और इसका इंडक्टेंस होता है वो आपका इसका लो होता है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर है वो ये होगा। चलो प्रश्न नंबर आप देखिए, उसके बाद में 17 नंबर आप प्रश्न पे आ जाइए। ए सिंक्रोनस मोटर एक्टिंग एज ए कंडेंसर हैज़ टू ऑपरेट एट, जब मतलब क्या है कि सिंक्रोनस मोटर होती है वो कंडेंसर के रूप में ऑपरेट करती है, तो पावर फैक्टर के बारे में पूछा है। तो देखो जब अपन सिंक्रोनस मोटर को नो लोड की कंडीशन में और एक्साइट करके चलाते हैं तो अपने एक सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में काम करती है। तो उस टाइम क्या होता है, उसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। क्या पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। उसके बाद में आ जाइए आप आगे, जी आई रूल्स के बारे में पूछा गया। यहाँ पे इन्होंने पूछा है दी रूल्स, आई रूल्स स्टैंड्स फॉर डेंजर नोटिस, है ना। जो आपके कई सब स्टेशन हो या फिर जनरेटिंग स्टेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी की कोई लाइनें वगैरह हो, है ना, रेलवे पटरियों के पास में इलेक्ट्रिसिटी की और रेलवे की लाइनें होती है, वहाँ पे आप देखते हो वो खतरे वाला एक सिंबल बना रहता है, खतरा 25,000 वोल्ट, खतरा 11,000 वोल्ट। तो वो किस नियमों के अंतर्गत, किस नियम के अंतर्गत आता है, वो होता है आई रूल 35 के अंतर्गत, है ना। अब देखो एक आई रूल आपका आता है 55, जिसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ये होता है आपका वोल्टेज टॉलरेंस, वोल्टेज टॉलरेंस, है ना। एक होता है आपका 55, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी टॉलरेंस,
ठीक है, इन दो को आप और याद कर लीजिए इसके साथ ही, इनके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है ना। और अर्थिंग के बारे में भी आप याद कर सकते हो, 61 जो रूल होता है ई का वो होता है। आज ये 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 में क्या दिया है, एन EHV यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बंडल कंडक्टर रिजल्ट्स टू, है ना। अभी मतलब क्या है कि जब EHV लाइन में बंडल कंडक्टर अपन यूज करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि कैपेसिटेंस होता है ना वो तो इंक्रीज हो जाता है, और इंडक्टेंस होता है ये डिक्रीज हो जाता है। दो चीज़ें याद रखिए, इसका राइट आंसर होगा ये कैपेसिटेंस इंक्रीज। और इंडक्टेंस के बारे में पूछे तो वो आपका इंडक्टेंस होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाते हैं। 23 देखिए, डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है ना, डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की विशेषता पूछिए, आर नॉट वेरी यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आर फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन लॉसेज, है ना। तो ये भी नहीं होगा, हैव लार्ज टॉर्क वेट रेशियो, PMMC मीटर के केस में ये आता है ना, और आर फ्री फ्रॉम हिस्टेसिस एंड एडी करंट लॉसेज। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, डायनमोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर हिस्टेसिस एंड एडी करंट लॉस एरर जो होते हैं या फिर लॉसेज बोले वो नहीं होता, है ना। और आपसे पूछ ले हाई टॉर्क टू वेट रेशियो वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, तो सबसे हाई होता है आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट के अंदर। आज ये प्रश्न नंबर देखिए 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा है, तो इसका आ जाएगा आपका टेंजेंट गैलोमीटर होता है ना। और उसके बाद देखो 27 में, द कम्यूटेटर ऑफ ए DC जनरेटर एक्ट एज ए, यानी कि इन्होंने रेक्टिफायर के साथ में पूछा है भी कम्यूटेटर जो होता है DC जनरेटर वो क्या काम करता है। तो देखो रेक्टिफायर क्या करता है, XC को DC में कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर जो होगा DC जनरेटर वो क्या करेगा, आर्मेचर के अंदर जो AC जनरेट होती है उसको वो DC में कन्वर्ट करता है ना। तो मतलब कि पूरी साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा फुल वेव रेक्टिफायर। यानी कि DC जनरेटर का कम्यूटेटर होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में काम करता है ना। यानी कि अपनी जो इस हिसाब की पूरी उसके अंदर AC होती है ना उसकी पूरी साइन वेव को DC के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आ जाइए 29 नंबर प्रश्न देखो, 29 में क्या दिया है, ये 250 वोल्ट लैंप है जे टोटल फ्लक्स ऑफ 3000 लुमिनस, ठीक है, यानी कि ये लैंप का आउटपुट हो गया। एंड टेक ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्रॉम 250 वोल्ट मेंस, यानी कि इतनी करंट ले रहा है इस वोल्टेज पे, इट्स लुमिनस इफिशियंसी, है ना। देखो लैंप की लुमिनस इफिशियंसी होती है वो लुमिनस पर वाट होती है ना, यानी कि लुमिनस पर वाट है। तो लुमिनस तो इन्होंने यहाँ पे 3000 दे ही रखा, वाट अपन देख लेंगे 3000 के अंदर भाग दे देंगे, वाट यानी कि पावर हो जाएगी। तो अपनी पावर जो होगी वो V × I के हिसाब से अपन मल्टीप्लाई अपन ज्ञात कर लेंगे, 0.8 × 250, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 3000 के अंदर इसका भाग दे दो, लुमिनस प्रति वाट आ जाएगा ये आपका 250, है ना। यानी कि ये आपका एक बिंदु पर लगा दूंगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा ना लगभग 15 आ जाएगा, इसका 15 लुमिनस प्रति वाट। अब जो CF वगैरह होती है ना LED वगैरह उन पे इस प्रकार की चीज़ें लिखी रहती है, आप देखना कभी। आ जाओ 30 नंबर में क्या दिया है, द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन आयरन की बात करें, है ना, तो वो 7000 के आसपास में होती है उसकी, है ना। तो ये राइट आंसर होगा, वेरी हाई फ्रॉम सेवरल हंड्रेड्स टू मेनी थाउजेंड, है ना। और स्लाइटली हायर की अगर अपन बात करें ना, स्लाइटली हायर आपकी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की होगी, स्लाइटली लेस आपकी डायमैग्नेटिक मटेरियल की होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखो 31 में, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेजर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, यानी कि अपना PMMC टाइप का मीटर होता है ना, तो वो कि ओनली DC पे काम करता है ना। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिया वो भी आंसर की मैच करवा सकते हैं, बाकी जो आगे भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना उनका सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरी चीज़ें डायरेक्ट याद रह जाती है थ्योरेटिकल वाली। इस पेपर के अंदर यही हुआ, ज़्यादातर चीज़ें वो थ्योरेटिकल ही इन्होंने दे रखी है। तो जो जिन बच्चों को चीज़ें याद थी उन्होंने पेपर को बहुत अच्छा अटेंड किया है, और जिनको चीज़ें याद नहीं थी तो बस उनके कॉन्सेप्ट चाहे कितने क्लियर हो उनसे कोई मतलब ही नहीं है
है ना। तो चीज़ें याद भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, टू सिंक्रोनस जनरेटर्स कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि दो सिंक्रोनस जनरेटर को अपन कब पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, दी करंट रेटिंग आर डिफरेंट है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी सेम, ये भी जरूरी नहीं है। पावर रेटिंग डिफरेंट, ये भी कोई नहीं है। दी वोल्टेज रेटिंग आर डिफरेंट, जब वोल्टेज रेटिंग अलग अलग होगी तो उनको अपन पैरेलल में नहीं जोड़ सकते, है ना। चलो, उसके बाद आ जाएगा आपका 33, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन सिंक्रोनस मशीन्स डिपेंड्स अपॉन, यानी कि देखो सिंक्रोनस मशीन में जो आर्मेचर रिएक्शन होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। दो चीज़ों पे, एक तो डिपेंड करती है वो लोड पे, है ना। अभी लोड अपन लगाएंगे तभी तो आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि जो आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स बन रहा है वो फ्लक्स बनेगा जो कि मेन फ्लक्स का अपोज करेगा। जब अपन लोड ही नहीं लगाएंगे तो आर्मेचर में वो फ्लक्स ही नहीं बनेगा उतना। तो ये एक चीज़ होगी लोड। दूसरा होता है पावर फैक्टर ना, पावर फैक्टर अलग अलग हो गए तो कहीं पे आपका डाईमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट वहाँ पे काम करेगा, कहीं पे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट काम करेगा। तो ये दोनों चीज़ें होती है, द लोड करंट एंड पावर फैक्टर बोथ। तो 33 का आपका बी राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो एक प्रश्न आ गया आपका 34 नंबर पे। 34 में क्या लिखा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पावर इज डिलीवर टू ए लोड इफ ए लोड रेजिस्टेंस इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन दी थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स टू, वही चीज़ें कनेक्टेड। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, यानी कि ये बोल रहा है कि लोड रेजिस्टेंस है ना, उसको अपन थेवेनिन रेजिस्टेंस से 10 गुना बढ़ा देंगे तो उसके बाद मैक्सिमम पावर है वो कितनी, मतलब क्या है कि डिलीवर होगी, है ना। तो वैसे इसका राइट आंसर तो ये होगा कि इसका करने का तरीका क्या है। इसमें देखो सबसे पहले आपको मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला लगाना है ना। मैक्सिमम पावर का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो वो होता है आपका VTH की पावर 2 4 RTH, 4 RTH फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखो पावर पे जाओ, इस कंडीशन के अंदर पावर क्या आएगी वो चीज़ है। पावर अगर अपन देखें तो I² इंटू R होती है ना। अब देखो I इस कंडीशन में क्या होगी, I बराबर V/R होता है ना, V/R, ठीक है। V का मतलब हो जाएगा VTH थेवेनिन के कंडीशन में, है ना। और V/R, R में देखो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, एक तो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा ही होगा, दूसरा आपका आ जाएगा लोड वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। लोड वाला रेजिस्टेंस ये आपका RL आ जाएगा, ठीक है। और इन पे अपने को क्या करनी है, पावर 2 करनी है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा आपका ये RL। वैसे अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोल दिया कि लोड रेजिस्टेंस है ये थेवेनिन रेजिस्टेंस का 10 टाइम्स हो रहा है, यानी कि RL है ना वो 10 RTH हो रहा है। यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे जो पावर अपनी बनेगी वो हो जाएगी VTH/RTH प्लस 10 RTH, ठीक है। इनकी पावर 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10 RTH, ठीक है। अब ये अपनी ये पावर आ गई, ये अपनी मैक्सिमम पावर है। तो इन दोनों के अंदर कंपैरिजन कर लो, यानी कि P मैक्सिमम है उसके अंदर अपनी जो P आ रही है इसका भाग दे दोगे तो आपको राइट आंसर है वो मिल जाएगा 33.06। चलिएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 35 नंबर प्रश्न। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ P1 बी दी आयरन लॉसेज, ये P1 आयरन लॉसेज है, PU बी दी कॉपर लॉसेज ऑन फुल लोड, ठीक है। ये आपकी PCO फुल लोड पे कॉपर लॉसेज है। द फॉलोइंग कंडीशन हैज टू बी सेटिफाइड टू ऑब्टेन दी मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 3/4 लोड। 3/4 लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होगी वो इन्होंने पूछा है। देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन अगर अपन देखें तो जो कॉपर लॉसेज है वो आयरन लॉसेज के बराबर होने चाहिए, यानी कि PI बराबर PCU, है ना। ये है लोड की कंडीशन, ये लोड की कंडीशन, ये आपके कॉपर लॉसेज, यानी कि PI यहाँ पे लोड की कंडीशन क्या दे रखी है, 3/4 दे रखी है। तो 3/4 की पावर 2 इंटू PCU, है ना। तो PI बराबर क्या हो जाएगा 9/16 इंटू PCU, यानी कि कॉपर लॉसेज। अब देखो यहाँ पे कॉपर लॉसेज की केस में पूछा है तो PCU को अपनी इधर ले लेंगे, है ना। PCU इधर लेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी इंटू PI, ठीक है। 16/9 PI, है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल वाले प्रश्न बहुत कम आए, इसके अंदर कोई 3 4 5 प्रश्न होंगे। देखो 16 नंबर प्रश्न, व्हेन द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ए मेटल इज मच ग्रेटर देन 1 इट इज कॉल्ड, यानी कि एक से बहुत ज़्यादा हो रिलेटिव परमिबिलिटी, उस कंडीशन में वो मेटेरियल किस प्रकार का होता है, तो वो होता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। और उसके बाद में अपन देखें तो ये आपका डायामैग्नेटिक होता है, इसकी 1 से कम होती है, पैरामैग्नेटिक की 1 से ज़्यादा होती है ना, 1.1 के आसपास में।
उसके बाद पूछे अर्थ वायर इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। अर्थ वाला वायर किसका बना होता है, वो होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील का। अर्थ वायर वो नहीं पूछ रहे अभी, वायरिंग के अंदर जो ग्रीन कलर वाला होता है वो तो कॉपर का होता है। अर्थ वायर ये पूछ रहा है ओवर हेड लाइनों में सबसे ऊपर का जो कंडक्टर होता है, तो अपन क्या किससे बनाती है, वो गैल्वेनाइज्ड स्टील की वायर होती है वो। उसके बाद देखो फोर इन आरएलसी सीरीज सर्किट करंट एट सीरीज रेजोनेंस इज, यानी कि ये पूछ रहा है कि आरएलसी सीरीज सर्किट में जब सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन में करंट की वैल्यू पूछे, तो सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में देखो करंट होती है वो तो मैक्सिमम हो जाती है ना, मैक्सिमम हो जाती है। किस कंडीशन में होती है, जो पावर फैक्टर इकाई होता है ना, यानी कि जो आपका इंपीडेंस होता है वो रजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में पावर फैक्टर इकाई करंट मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एट यूनिटी पावर फैक्टर, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलो उसके बाद देखिए ए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हैज। अब देखो यहाँ पे अगर अपन देखें ना, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, पावर फैक्टर उसका हाई होते हैं, एफिशिएंसी उसकी हाई होती है, और उसके बाद में आपका पावर फैक्टर एफिशिएंसी दोनों हाई होती है, स्टार्टिंग टॉर्क भी उसका हाई होता है। वैसे तो तीनों चीज़ें होती है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग टॉर्क का भी दे रखा है और यहाँ पे हाई पावर फैक्टर का भी दे रखा है, तो इन दोनों में से अगर अपने को चूज करना हो तो वो अपन हाई पावर फैक्टर को चूज करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो तो अपना कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है ना, उसका इससे भी ज़्यादा होता है ना। इसमें तो क्या है कि छोटा कैपेसिटर लगा रहता है स्टार्टिंग वाला, उसमें बड़ा कैपेसिटर रहता है, तो इसमें राइट आंसर पर इस पे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि ये भी मान सकते हो, लेकिन ये इसका ज़्यादा सूटेबल है। देखते हैं बोर्ड क्या मानते हैं, वो तो उस पर डिपेंड है। आ जाओ, ये क्या पूछा 46 में देखो, जंक्शन ब्रेकडाउन ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड अकर्स, है ना। पीएन डायोड में जंक्शन आपका ब्रेकडाउन कब होता है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, जब अपन रिवर्स बाइस के अंदर उसको कनेक्ट करेंगे तो होता है ना। चलो उसके बाद इन्होंने पूछा है व्हेन टू कॉइल्स हैविंग इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2 आर कनेक्टेड थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस है द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, कपलिंग के कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पूछिए, तो सीधी सी बात है, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस M जो होता है ना, कपलिंग कोफिशिएंट के रूट में L1 और L2 ये होता है। इन्होंने वैल्यू पूछ ली यहाँ पे K की वैल्यू पूछ ली, तो सीधी सी बात है M बटे रूट के अंदर L1 और L2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये जेनर डायोड हैज ए हाई फॉरवर्ड वोल्टेज हैज ए शार्प ब्रेकडाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज इज यूजफुल एज एन एम्पलीफायर हैज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर होगा ये हैज शार्प ब्रेकडाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज, यानी कि रिवर्स बाइस के अंदर अपन थोड़ा सा भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, तो उसके बाद में शार्प ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसका एकदम से करंट है वो बढ़ जाएगी, है ना, तो ये इसका बी राइट आंसर होगा। आ जाओ उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लो स्टेटस दे रहा है ना, किरचॉफ वोल्टेज लो पूछा है, तो बस वही है कि सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा वो और जो ईएमएफ होगा वो दोनों बराबर होते हैं, या फिर अगर अपन देखें तो उनका योग करें तो वो शून्य होगा, है ना, यानी कि दी अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड ईएमएफ इन ए क्लोज लूप इज जीरो, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद देखो इंसुलेटर्स यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइंस एट द रिवर एंड रोड क्रॉसिंग, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में जब अपन रिवर को क्रॉस करते हैं या फिर रोड को क्रॉस करते हैं, लाइन अपन नहीं लाइन, उस कंडीशन में किस प्रकार के इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, तो ये होता है आपका एज पिन टाइप सस्पेंशन टाइप स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर होता है ना, स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर, यानी कि उसके अंदर इस हिसाब से डिस्क जुड़ी रहती है आगे से आगे, इस हिसाब से वो नीचे की तरफ नहीं होता है ना, वो आगे की तरफ होता है डायरेक्ट, है ना, तो ये आपका स्ट्रेन टाइप हो जाएगा। उसके बाद देखो 51 के अंदर क्या पूछे, कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफेरेड ऑफर्स ए रिएक्टेंस ऑफ 50 ओम अगेंस्ट एसी सप्लाई ऑफ सो वोल्टेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज, है ना। अभी यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे अपने को कैपेसिटर ये है ना, देखो कैपेसिटर का अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अगर अपन बात करें XC बराबर 1/2πfc होता है, 2πfc होता है। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपने को दे रखी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं, वोल्टेज की वैल्यू अपने को यहाँ पे दे रखी है, और उसके बाद में अपने को ये XC की वैल्यू अपने को 50 दे रखी है, और C की वैल्यू अपने को यहाँ पे दे रखी है, फ्रीक्वेंसी अपने को ज्ञात करनी है ना, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, तो F को आप इधर ले लो, अगर मैं यहाँ पे 2πfc को इधर लेता हूँ तो 1/XC हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी एक को मेरे को यहाँ पे रखना है ना, तो 1/XC इंटू 2 इंटू पाई, है ना, 2 पाई, और उसके बाद आ जाएगा अपना C, ठीक है, तो ये वैल्यू आप इसके अंदर रख दो, XC की वैल्यू आप ये रख दीजिए, ये रही 50 ओम
है ना, और 2 इंटू पाई यानी कि 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और सी की वैल्यू आप रख दो 50 माइक्रोफेरेड यानी कि 50 इंटू 10 की पावर -6 या फिर ऊपर आ जाएगी ये 6। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ना, ये लगभग 63 आएगा। चलो उसके बाद इसने क्या पूछा है, 230 वोल्टेज डीसी मशीन में ब्रूस किसके बने होते हैं, तो वो कार्बन और कॉपर ब्रूस अपन उसके अंदर यूज में लेते हैं। उसके बाद सीधा सा प्रश्न है, 32 ओम की 16 प्रतिरोध समांतर जुड़े तुल्य प्रतिरोध, जितनी वैल्यू है उसके अंदर समांतर में कितने जुड़े हैं उनका भाग दे देते हैं, 32/16 करेंगे तो 2 आ जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखो टंगस्टन निष्क्रिय गैस यानी कि टीआईजी वेल्डिंग में आमतौर पर किस प्रिडक्शन गैस का उपयोग करते हैं, यानी कि एक शील्डिंग गैस का उपयोग करते हैं जिससे हीट है वो बाहर नहीं जाए, वेल्डिंग जल्दी हो। तो वो होती है आपकी, देखो एक तो होती है आर्गन और एक होती है हीलियम। ठीक है, मेनली होती है आर्गन, अगर आर्गन ऑप्शन नहीं हो तो हीलियम हो तो वो भी राइट आंसर होगा उसका। उसके बाद देखो 55, देखो ऑल वोल्टमीटर एक्सेप्ट वोल्ट मीटर्स आर ऑपरेटेड बाय द पासिंग ऑफ करंट है, यानी कि एक को छोड़ करके बाकी सभी वोल्ट मीटर है वो करंट को पास कराने से ऑपरेट होते हैं। तो किसको छोड़ करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर को छोड़ करके बाकी सारे ये करंट के हिसाब से काम करते हैं। उसके बाद देखो कम्यूटेटर सेगमेंट्स ऑफ डीसी मशीन्स आर मेड ऑफ, किससे बने होते हैं, हार्ड रन कॉपर के होते हैं। ये आपका बी राइट आंसर आएगा इसको, है ना। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। आ जाइए, उसके बाद आपका आ जाए 61, है ना, प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर्स इज नॉर्मली एग्जीक्यूटेड बाय, यानी कि जो प्लगिंग होती है उसको अपन किससे एग्जीक्यूट करते हैं, तो आर्मेचर के जो कंडक्टर होते हैं ना, आर्मेचर के कंडक्टर होते हैं उनके अपन पोलरिटी चेंज कर देंगे, है ना, तो उससे अपन प्लगिंग को एजुकेट करते हैं। उसके बाद देखो 63 नंबर प्रश्न, देखो 63 में क्या दिया है, दी करंट इन ए कोइल डिक्रीजेज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 4 एम्पियर, करंट कितनी कम हो रही है, 10 से लेकर के 4 एम्पियर तक आ रही है, टाइम दे रखा है यहाँ पर 0.1 सेकेंड। इफ द इंडक्टेंस ऑफ द कोइल इज एल की वैल्यू दे रखी है 4 हेनरी, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोइल। ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ईएमएफ जो होता है वो एल इंटू डी आई अपॉन डी टी होता है, डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो एल की वैल्यू अपने को दे रखी है 4। अब देखो यहाँ पे डी आई का मतलब है करंट में परिवर्तन, करंट में परिवर्तन कितना हो रहा है, 10 एम्पियर से लेकर के 4 एम्पियर तक, यानी कि 6 एम्पियर का परिवर्तन हो रहा है, 6 एम्पियर का। और अब कितने टाइम में हो रहा है वो आप देखो यहाँ पे 0.1 सेकेंड में हो रहा है ना, 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, देखो ए बराबर 6 चौके 24 और 0, ठीक है, 240 वोल्टेज इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, उसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है बस। दी वोट आवर मीटर इज इंस्ट्रूमेंट, है ना, वोट आवर मीटर होता है ना, एनर्जी मीटर अपन बोले जो घरों में लगा रहता है, किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो इंटीग्रेटिंग होता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो एक निश्चित टाइम पीरियड की क्वांटिटी होती है उसका अपने को योग करके दे देते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं भी 1 महीने का बिल कितना आता है, तो मीटर क्या करता है, 1 महीने की पूरी यूनिटों को जोड़ करके रख लेता है ना, तो वो होते हैं इंटीग्रेटिंग। ठीक है, आ जाओ। हाँ 65 नंबर देखो, दी सर्किट ब्रेकर फॉर सर्किट ब्रेकर द रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, यानी कि सर्किट ब्रेकर की रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में पूछा इन्होंने, तो हो जाएगी आपकी वोल्ट रेटेड करंट और वोल्टेज का गुणनफल होता है ना, VA, और इसका आ जाएगा आपकी यूनिट आ जाएगी MVA। ठीक है, MVA इसकी यूनिट होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा D, है ना। क्रेवलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर अकर्स ड्यू टू, यानी कि क्रेवलिंग का कारण इन्होंने पूछा है। जब मोटर अपन देखते हैं ना कई बार, मतलब क्या है कि अपनी जो नॉर्मल स्पीड होती है उसकी बहुत कम, मतलब क्या है कि बिल्कुल स्लो चलने लग जाती है, जैसे कि 7th हार्मोनिक की वजह से 1/7 हो जाती है वो नॉर्मल स्पीड का, तो वो हार्मोनिक की वजह पूछिए। 2 प्रकार के हार्मोनिक होते हैं, एक सिंक्रोनस टॉर्क का होता है, इंडक्शन टॉर्क का होता है। तो क्रेवलिंग अकर जो होती है ना वो इंडक्शन टॉर्क ओनली, है ना, केवल इंडक्शन टॉर्क की वजह से होती है। उसके बाद आ जाओ आप 67 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे इन्होंने एक सर्किट दे रखा है, इन्होंने बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर ना, इसमें मतलब क्या कि 0 आ रहा है, यानी कि ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, इस कंडीशन में इस ब्रांच को अपन हटा देंगे तो आर की वैल्यू पूछिए। जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो उस कंडीशन में आमने सामने का जो रजिस्टेंस होता है उनका मल्टीप्लाई होता है ना, वो बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे अगर अपन देखें 10 × R करें, है ना, ये दोनों आमने सामने के कर दिए, उसके बाद में ये कर दो 5 × 8 कर दो, ठीक है, तो यानी कि 10R बराबर
40, तो आर बराबर आ जाएगा आपका 4 ओम, है ना। 4 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, कोरोना के दौरान फुफकारने की आवाज़ के साथ इनमें से कौन सी गंध आती है, तो ये गैस निकलती है फुफकारने की आवाज़ के साथ में, आपकी 03 ओजोन गैस होती है ना। चलो, उसके बाद 3 फेज अल्टरनेटर्स आर इनवेरिएबली कनेक्टेड इन स्टार, यानी कि 3 फेज अल्टरनेटर होते हैं, उनको स्टार में क्यों कनेक्ट करते हैं। स्टार में कनेक्ट करने का कारण होता है उनका, देखो, रिड्यूस मैग्नेटिक लॉसेज, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज टर्मिनल वोल्टेज, रिड्यूस साइज ऑफ स्टेटर कंडक्टर, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज टर्मिनल वोल्टेज। देखो, स्टार की कंडीशन में क्या होता है, ये आपकी स्टार की कंडीशन होती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी ये तो हो जाएगा आपका फेज वोल्टेज, है ना, ये अपना एन है मान लो, और ये आर है, और ये अपना आर वाई है, और ये अपना बी है। तो ये तो हो जाएगा फेज वोल्टेज न्यूट्रल और एक लाइन के बीच में, और उसके बाद में 2 लाइनों के बीच में होगा, ये अपना लाइन वोल्टेज होगा, है ना, वी आर वाई, है ना। तो ये जो लाइन वोल्टेज होता है ना, वी एल, ये आपका √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है ना, वी फेज, है ना। तो यानी कि ये टर्मिनल वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा, है ना। टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सी राइट आंसर रहेगा इसका। उसके बाद लिखा इन्होंने वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला इन्होंने पूछा है, आपका आ जाएगा नो लोड, है ना, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बट्टे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, ये राइट आंसर आएगा। हालांकि कई बुक्स के अंदर आपको ये भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये होगा इसका। उसके बाद आ जाओ, इन्होंने क्या पूछा है, रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बीच में इन्होंने संबंध पूछा है। वैसे अगर अपन देखें तो रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर जो होती है वो होती है आपकी स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रोटर फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखा है, F2 से लिखा है ना। तो उसके बाद में F2 और सिर्फ स्टेटर फ्रीक्वेंसी को उन्होंने F से लिखा है, यानी कि F2 बराबर S इंटू F, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग एलिमेंट्स इज लोएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, है ना। कम ऑपरेटिंग टेम्परेचर किसका होता है, नाइक्रोम दे रखा है, केंथाल दे रखा है, ग्रेफाइट दे रखा है, यूरिका दे रखा है। तो नाइक्रोम का आपको पता ही होगा, बहुत सारी जगह आता है क्या, इसका लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1150 होता है। केंथल का जो होता है वो 1830 डिग्री के आसपास में होता है, और जो ग्रेफाइट होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यूरेका जो होती है इसका लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मिनिमम अगर अपन देखें तो यूरेका का रहेगा इसमें ना। और उसके बाद में आ जाओ, ए होलो स्फीयर ऑफ ए चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो एक होलो यानी कि खोखला गोला है वो इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो अपने आंतरिक हिस्सों पे, है ना, इनर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा डी। और उसके बाद में आप आ जाओ 80 नंबर प्रश्न में, देखो इन्होंने क्या पूछा है, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरएल सीरीज सर्किट। आरएल सीरीज सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो होता है वो होता है L/R, ठीक है। आरसी सर्किट का पूछते तो उसका सीधा होता है आरसी, है ना। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, महोर रिले यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, हाँ देखो, महोर रिले होती है, ये होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनों के लिए, लॉन्ग के लिए, ठीक है। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइनें जो होगी इनके लिए अपन कौन सी लेते हैं, इनके लेते हैं इम्पीडेंस रिले, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें शॉर्ट के लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, इनके लिए देते हैं रिएक्टेंस रिले, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, उसके बाद देखो, तुल्यकालिक मशीन में प्रेरित ईएमएफ फेजर होता है, तो फ्लक्स से वो 90 डिग्री पीछे रहता है, सीधी सी बात है, ये रहेगा ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखो, एनालॉग्स ऑफ कंडक्टेंस इन मैग्नेटिक सर्किट इज, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट के जो कंडक्टेंस होते हैं ना, तो मैग्नेटिक सर्किट में वो मतलब क्या कि उसकी तरह क्या होता है, तो वो होता है परमियंस, ठीक है। कंडक्टेंस और परमियंस दोनों एनालॉग्स होते हैं। उसके बाद देखा है व्हिच साइज ऑफ वायर हैज़ द हाईएस्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी। देखो, गेज की वैल्यू जितनी छोटी होगी ना, है ना, वायर गेज आपने देखो गोल गोल होता है, उसमें जो छोटी संख्याएं होंगी उनमें छेद बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखो, साइज ऑफ वायर है द हाईएस्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी। गेज होगा 4 गेज वाला, यानी कि जितना गेज की वैल्यू छोटी होगी उसका एरिया बड़ा होगा, है ना। आर बराबर क्या होता है,
रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा तो करंट उतनी क्या होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट होगी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि हाईएस्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी जितनी गेज की वैल्यू कम होगी, है ना। प्रैक्टिकली भी आप देखोगे गेज में ना तो छोटी संख्याएं होंगी उनमें होल बड़ा होगा। उसके बाद देखो ट्रांसफॉर्मर में सिलिकॉन स्टील की कोर बनाने को प्राथमिकता अपन क्यों देते हैं। देखो सिलिकॉन स्टील मटेरियल जो यूज में लेते हैं ना उसका कारण होता है स्ट्रेसिस लॉसेस को कम करना। उसके बाद आता है अपन पत्तियों के रूप में, यानी कि उसकी मोटाई कम करके क्यों यूज में लेते हैं, उसका कारण होता है एडी करंट लॉसेज, है ना। ये देखो एडी करंट जो लॉसेज होता है ना वो टी यानी कि इसकी मोटाई के समानुपाती होता है, इसलिए इसको अपन पतला बना के रखते हैं। जबकि हिस्टेसिस जो लॉसेज होगा ये मतलब क्या है कि हिस्टेसिस नियतांक जो होता है ना मटेरियल का उसके समानुपाती होता है, तो इसलिए अपन इसमें काम में लेंगे। इसमें देखो रिड्यूस हिस्टेसिस लॉसेज, ठीक है। उसके बाद देखो इन एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और ए ट्रांसमिशन लाइन अर्थ वायर इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द लाइन अगेंस्ट, और ए लाइनों में अर्थ वायर सबसे ऊपर रहता है, वो बिजली आकाशीय गिरती है ना उससे बचाने के लिए ताकि उसको वो ग्राउंड कर दे, है ना। तो लाइटिंग सर्ज इसका राइट आंसर होगा डी। आ जाइए उसके बाद में आपका आता है दी सर्ज इंपीडेंस ऑफ एन अंडरग्राउंड केबल इज अराउंड। अंडरग्राउंड केबल का सर्ज इंपीडेंस होता है वो 40 से 60 ओम होता है। कितना होता है, 40 से 60 ओम। और रेड लाइन का पूछे तो उसका होता है लगभग 400 ओम। ठीक है, आ जाओ उसके बाद में आपका आता है 91 में। देखो इसमें क्या पूछा इन्होंने, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस 6 ओम। यहाँ पे एवरेज पावर कितनी डिसिपेट हो रही है वो इन्होंने पूछा है ना। पी बराबर V इंटू आई, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज में चेंज कर लेंगे 12/√2, ठीक है। और उसके बाद में आई है तो आई बराबर V अपॉन आर। चलो वोल्ट इसका करने की जरूरत नहीं है, अपन वो उस फॉर्मूले से कर सकते हैं ना, इस फॉर्मूले से कर लेंगे अपन, है ना। तो आप देखो 12/√2 इसकी पावर 2 कर दो, यानी कि 12 × 12 144 बट्टे 2 है। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बट्टे में आर और करना है, यानी कि 6 और कर दो, ठीक है। तो 144/12 ये कर देना आप, है ना। इसका आपको आंसर मिल जाएगा 12 × 12 144, है ना। तो यही आ जाएगा आपका उल्टा सी वाला। चलो उसके बाद देखो 91, देखो 91 में क्या दिया है, ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर ड्राइविंग ए कांस्टेंट लो टॉर्क ड्राउज पावर फ्रॉम द इनफाइनाइट बस एट ए लीडिंग पावर फैक्टर। यानी कि एक सिंक्रोनस मोटर है वो ऑलरेडी लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रही है, उसके बाद में फिर से अपन एक्साइटेशन है उसको अपन इंक्रीज कर रहे हैं। देखो लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑलरेडी वो चल रही है, उसके बाद में फिर से अपन एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर उसका डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें दे रखी, एक पावर एंगल का है एक पावर फैक्टर का है। तो पावर फैक्टर तो डिक्रीज होगा अगर ये यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑलरेडी चल रही है, फिर से एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो, ठीक है। अब उसके बाद में पावर एंगल का पूछा है, तो पावर एंगल की अगर अपन बात करें ना तो देखो पावर एंगल आपका पावर एंगल या फिर आपका लोड टॉर्क, है ना। तो जो एंगल होता है ये होता है आपका एक्साइटेशन वाला वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस इनटू ये एंगल जो होता है ना, ये एंगल लोड एंगल वाला। इनने क्या पूछा है कि ये चीज़ है वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट लोड टॉर्क है। उसके बाद में अपन बढ़ा क्या रही है, एक्साइटेशन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि इस चीज़ को अपन बढ़ा रहे हैं। इन दोनों का तो जिक्र ही नहीं, इनको कांस्टेंट मान लो। अब इसको अगर अपन बढ़ा रहे तो एंगल को अपने क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। तो देखो दोनों चीज़ें डिक्रीज होगी यहाँ पे, है ना। दी पावर एंगल डिक्रीज वाइल पावर फैक्टर, नहीं ये नहीं होगा, बोथ पावर एंगल एंड पावर फैक्टर डिक्रीजेज, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। 92 में ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद में आपका आ जाएगा 94 नंबर पे। इन्होंने क्या बोला है भी आर ओम के 3 प्रतिरोध लगा रखे, तो आर इक्विवेलेंट पूछे है। अब देखो समांतर सर्किट की विशेषता क्या होती है, प्रत्येक जो रेजिस्टेंस होगा ना उसका प्रत्येक जो सिरा होगा वो किसी मतलब क्या है कि एक साइड से समान पॉइंट से जुड़े रहेंगे, है ना। मान लीजिए ये अपना तीन रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो इन तीनों रेजिस्टेंसों को देखा एक सिरा बी से जुड़ा एक सिरा ए से जुड़ा, तो ये समांतर सर्किट हो गया। अब यहाँ पे देखो ये पहले वाला रेजिस्टेंस है ना, इसका एक सिरा तो जुड़ा हुआ है ए से, ठीक है। और दूसरा आप सिरा यहाँ पे देखोगे यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि एक ए से है दूसरा डायरेक्ट बी से है। उसके बाद इसका आप देख लीजिए, इसका
यहाँ से लेकर के आप देखो, पहला एक सिरा तो इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, एक सिरा डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, इसका एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है, एक सिरा डायरेक्ट इससे जुड़ा है, यानी कि ये पैरेलल है। पैरेलल के अंदर समान मान के रेजिस्टेंस जुड़े हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में संख्याओं का भाग देते हैं, है ना, R/3। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पूछा मर्करी वेपर लैंप गिव्स द कलर ऑफ, है ना, मतलब कि किस प्रकार का कलर मर्करी वेपर लैंप देता है, तो ग्रीनिश ब्लू कलर देता है ना, थोड़ा सा ब्लू होता है, ग्रीनिश ब्लू होता है इसका। 96 में देखो, इन सिंक्रोनस अल्टरनेटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉइल विल हैव ईएमएफ क्लोजर टू साइन वेव, यानी कि किस प्रकार का ईएमएफ होता है वो, मतलब क्या है कि साइन वेव के, मतलब क्या है कि किस प्रकार की कॉइल होती है वो ईएमएफ है वो साइन वेव के आसपास में प्रोवाइड करवाती है। तो उसके लिए दो कंडीशन होती है, एक तो कॉइल होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, दूसरी फुल पिच नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट पिच होनी चाहिए ना, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इन शॉर्ट पिच कॉइल्स, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद में आ जाएगा आपका 98। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ज़्यादातर किस प्रकार का फॉल्ट अकर होता है ओ रेड लाइनों में, तो एक सिंगल कंडक्टर होता है ना, वो टूट करके ज़्यादातर गिरता है ना, तो उसमें क्या होता है LG फॉल्ट है, यानी कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, ये इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 99 में इन्होंने क्या पूछा है ना, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 दिया है द कंपनसेटिंग कॉइल ऑफ ए लो पावर फैक्टर वॉट मीटर कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ करंट कॉइल, है ना, और दूसरे में पूछा इन्होंने, बोला इन्होंने कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द वोल्टेज कॉइल, है ना। अभी देखो, लो पावर फैक्टर वाट मीटर होता है ना, उसमें कंपनसेटिंग कॉइल होती है, तो वो किसके इफेक्ट को कंपनसेट करती है, इम्पीडेंस ऑफ वोल्टेज कोयल सर्किट या फिर इम्पीडेंस ऑफ करंट कोयल सर्किट। तो वोल्टेज कोयल सर्किट होती है ना, उसके इम्पीडेंस को कंपनसेट, उसके इम्पीडेंस के इफेक्ट को कंपनसेट करती है, वो करंट वाले इम्पीडेंस इफेक्ट को कंपनसेट नहीं करती। तो स्टेटमेंट 2 है ना, वो आपका ट्रू होगा, है ना, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हाँ जी। उसके बाद देखो 100 नंबर में क्या दिया हुआ है। 100 नंबर में इन्होंने पूछा है ए और बी बिंदु के बीच में प्रभावी धारिता पूछी है ना। देखो कैपेसिटेंस होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा उसकी कैलकुलेशन होती है। अब सीरीज में दे रखा है ना यहाँ पे कैपेसिटेंस, तो समांतर में रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है वैसे करेंगे अपन, है ना। दो रेजिस्टेंस समांतर में हो तो कैसे करते हैं, ऊपर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नीचे दोनों का योग करते हैं, यानी कि 18/9 बराबर 2, यानी कि ये तो हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है। उसके बाद इनका आप देख लो 2 × 2/2 + 2 यानी कि 4, है ना, 4/4 यानी कि एक आ जाएगा ना, 1 माइक्रोफेरेड। अब दोनों समांतर में है तो रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे करते हैं, 2 + 1 यानी कि 3 माइक्रोफेरेड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो, डीसी शंट मोटर इज ड्राइविंग ए कांस्टेंट टॉर्क लोड विद रेटेड एक्साइटेशन, यानी कि रेटेड एक्साइटेशन पे वो मतलब क्या कि किसी लोड को डीसी शंट मोटर चला रही है। इफ द फील्ड करंट इज हाफ देन द स्पीड ऑफ द मोटर, फील्ड करंट को ये हाफ कर रही है। देखो इसमें क्या होता है कि डीसी शंट जो मोटर है ना, डीसी शंट मोटर है, इसमें अपने को गति को बढ़ाना हो तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इसके सीरीज में अपन एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कम करता है। अब करंट कम होगा तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू भी कम होगी, तो फ्लक्स की जो गति होती है ना, ये फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो गति वो बढ़ेगी। अब ये बोल रहा है कि ये जो करंट है इसको आधा कर दिया, आधा कर दिया का मतलब ये है कि फ्लक्स आधा हो गया, गति है वो 2 गुनी हो गई, लेकिन एक्चुअल में 2 गुनी नहीं होती, वो 2 गुनी से थोड़ा सा कम रहती है। ठीक है, यानी कि 100% रिजल्ट नहीं मिलता किसी भी चीज़ का, तो 2 गुना से थोड़ा सा कम होगी गति, वो बढ़ेगी फ्लक्स कम होने से, है ना, करंट कम होने से। तो ये इसका राइट आंसर आएगा आपका। उसके बाद देखो न्यूक्लियर पावर स्टेशन को अपन किस प्रकार से यूज करते हैं, तो बेस लोड प्लांट के रूप में अपन उसका यूज करते हैं। उसके बाद इन्होंने वाइच रेंज ऑफ वोल्टेज रिक्वायर इन बट वेल्डिंग, यानी कि बट वेल्डिंग में वोल्टेज की रेंज क्या होती है, तो 2 से 8 वोल्टेज होती है। और करंट की रेंज पूछ ले तो वो होती है 50 एम्पियर से स्टार्ट है। जैसे जैसे वेल्डिंग करने वाले मटेरियल की मोटाई बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे करंट की रेंज बढ़ती जाएगी। 50 एम्पियर से स्टार्ट होती है, 5000 एम्पियर तक भी जाती है। वो ऊपर आगे की जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है मटेरियल की मोटाई पर।
बाय इंक्रीजिंग द सेग ऑन द ट्रांसमिशन लाइन द टेंशन ऑन द कंडक्टर। सेज का मतलब क्या होता है, झोल होता है दो खंभों के बीच में, ये वाला है ना। ये बोल रहा है कि भाई अगर अपन इस सेग को और बढ़ा देंगे, यानी कि तार को अपन और ढीला छोड़ देंगे, तो तार पे टेंशन है वो तो घटेगी ही ना, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आ जाओ उसके बाद 108 नंबर में क्या दिया इन्होंने, इसने पूछा भी 2 लैंप्स ऑफ 100 वाट एंड 200 वाट रेटेड फॉर 220 वोल्टेज, यानी कि ये दो बल्ब है जिनकी रेटिंग दे रखी है, पेनलेस्ड इन सीरीज, यानी कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, एंड 440 वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस देम, देन व्हाट विल हैपन, है ना। अभी इसका कहने का मतलब ये है कभी ये दो बल्ब है, सप्लाई जोड़ी है इसके अंदर, कितनी जोड़ी है अपन ने, 440 वोल्ट है। इसकी जो रेटिंग दे रखी है आपकी 100 वाट और वोल्टेज रेटिंग है 220 वोल्टेज। इसकी रेटिंग दे रखी है 200 वाट और 220 वोल्टेज। तो इसने बोला भी 440 वोल्टेज से अपन इसको सप्लाई देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जिसकी रेटिंग कम होती है ना वो फ्यूज हो जाता है। अपन चेक कैसे करते हैं कि भाई कौन सा दोनों में से फ्यूज होगा, देखना होता है कभी इसकी रेटिंग है ना, ये तो है 100 वाट, अगर इसके अक्रॉस में पावर डिसिपेट अगर 100 वाट से ज़्यादा होंगी तो ये फ्यूज होगा। ये 200 वाट का है तो इसके अक्रॉस में पावर डिसिपेट 200 वाट से ज़्यादा होंगी तो ये फ्यूज होगा। वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, भी करंट अपन ज्ञात कर लेंगे। करंट अगर अपने को मिल जाएगी ना तो P बराबर आई स्क्वेयर इंटू आर फॉर्मूला। देखो यहाँ पे अगर अपन सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं ना। रेजिस्टेंस मान लीजिए कि इसका आ गया अपना ए ओम आ गया, इसका अपने को बी ओम आ गया, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस अपन कर देंगे ए प्लस बी। समझ में आई ना। भी अपन पावर कैसे चेक करेंगे कि इसके अक्रॉस में कितनी डिसिपेट हो रही है, तो अपन सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे अपन दोनों का रेजिस्टेंस। दोनों का रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, इसका रेजिस्टेंस अगर अपन को ज्ञात करना है तो पावर वाला फॉर्मूला होता है आपका ये वाला। इसके अंदर वोल्टेज की रेटिंग और पावर की रेटिंग दोनों दे रखी है, यानी कि आर अगर अपन ज्ञात करेंगे तो वी की पावर 2/P से अपन ज्ञात कर लेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस अपने को मान लीजिए मिल गया ए और इसका रेजिस्टेंस मिल गया अपने को बी। अब रेजिस्टेंस भी अपने पास में है, वोल्टेज भी अपने पास में है। अब अपन उससे क्या ज्ञात कर लेंगे, उससे अपन ज्ञात कर लेंगे करंट की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। करंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने को पता चलेगा कभी पहले वाले के अंदर R1 रेजिस्टेंस लगा देंगे, करंट तो दोनों के अंदर सेम रहेगी जो अपने को मिलेगी। तो यहाँ पे कितना पावर डिसिपेट हो रही है, उसके बाद में सेकंड वाले का जो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 रख देंगे। तो उसके बाद अपन देख लेंगे। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये वाला बल्ब है ना ये इसके अंदर फ्यूज होगा, ठीक है। तो ये तरीका है, मैंने आपको बता दिया। कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, थोड़ा आप खुद भी प्रैक्टिस करना तभी चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे। इन पॉलीफेज इंडक्शन मोटर द स्पीड हायर देन सिंक्रोनस स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि पॉलीफेज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से हायर कब प्राप्त होगी अपने को, है ना। अभी एनएस यानी कि जो फ्लक्स रोटेट करता है ना उससे हायर स्पीड है। तो अपने रोटर की करेक्टरिस्टिक को चेंज करके, यानी कि जो रोटर स्लिप होती है ना उसको अपन चेंज करके इसमें अपन बढ़ा देंगे। मतलब क्या है कि सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा अपने को गति मिल जाएगी इसमें। उसके बाद में आता है दी वोल्टेज ऑफ ए कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि देखो कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर है उसका वोल्टेज वो किस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ इन्होंने पूछी है। दो चीज़ें होती है आपकी, ट्रांस कंडक्टेंस और इंटरनल लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका बी आंसर होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला जो प्रश्न आता है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। 113 नंबर प्रश्न देखो, इन्होंने क्या पूछा है कि इन्होंने बीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को, है ना। बीटा की वैल्यू अपने को दे के रखी है, बीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है 95, VC की वैल्यू ये अपने को ज्ञात करनी है। अब देखो मैं तरीका आपको बताता हूँ, VC की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी। ये 18 वोल्टेज जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं ना, ये कलेक्टर के अक्रॉस में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, इसको अगर अपन इसमें से घटा देंगे तो अपने को ये वोल्टेज मिल जाएगा। यानी कि देखो 18 माइनस ये आपका IC, यहाँ पे वोल्टेज कौन सा ड्रॉप होगा, मान लीजिए कि करंट IC आ रही है तो IC इंटू RC यानी कि 2.9 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब अपने को जो मिलेगा वोल्टेज, तो वोल्टेज मिलेगा अपने को VCE। अब अपने को यहाँ पे ज्ञात क्या करना पड़ेगा, अब अपने को ज्ञात करना है यहाँ पे IC की वैल्यू ज्ञात करनी है। IC की वैल्यू ज्ञात करनी, देखो बीटा का वैल्यू दे रखी है अपने को, ठीक है। तो बीटा क्या होता है,
कॉमन एमीटर होता है ना, कॉमन एमीटर होता है, तो आई सी अपॉन आई बी। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, आई सी की वैल्यू चाहिए। तो आई सी बराबर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आई बी हो जाएगा ना। तो अब देखो बीटा की वैल्यू तो अपने पास में 95 है ही। अब वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को आई बी की। आई बी की वैल्यू ये वाली है ना, ये वाली। ये वैल्यू कैसे निकालोगे, आप देखो यहाँ पे इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है ना, अपने को देखो किस चीज़ का दिया है, ये ट्रांजिस्टर है वो आपका सिलिकॉन का है। तो सिलिकॉन का वोल्टेज अपन 0.7 वोल्टेज लेंगे। यहाँ पे आप वोल्ट अप्लाई कर दो, देखो 18 वोल्टेज। नोडल एनालिसिस आप अप्लाई करो, यानी कि 18 माइनस 0.7 बटे 480, यानी कि आई बी है, ठीक है। यानी कि आई बी है, नोडल एनालिसिस अप्लाई किया अपन ने, यानी कि 18 वोल्टेज, दो सिरों पे वोल्टेज ये और ये 18 माइनस 0.7 वोल्टेज बट्टे में अपन ने रजिस्टेंस ली, ये आई बी आ गई, ठीक है। तो अब आप देखो 95 इंटू आई बी की वैल्यू ले लो, 18 माइनस 0.7 और बट्टे 480, ठीक है, किलो ओम है, तो इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। ये अपनी आई सी की वैल्यू आ जाएगी। तो वी सी की वैल्यू क्या आएगी, वी सी ई की वैल्यू आप है 18 माइनस आई सी, यानी कि 95 इंटू 18 माइनस 0.7 बट्टे 480 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2.9 इंटू 10 की पावर 3। ये आप सोल्व कर लेना, इसका आंसर आपको सी मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेट है बस, कुछ और कुछ नहीं है। इसने पूछा है भी 14 नंबर, देखो द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट आफ्टर द सर्किट ब्रेकर इज ओपन, यानी कि सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन होने के बाद वहाँ पे जो वोल्टेज प्रतीत होता है, वहाँ पे जो वोल्टेज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, देखो सर्किट ब्रेकर ओपन होने के बाद जो वोल्टेज होता है ना उसको अपन बोलते हैं रिकवरी वोल्टेज। रिकवरी वोल्टेज जब सर्किट ब्रेकर ओपन हो रहा होता है तो उस टाइम का वोल्टेज होता है आरक वोल्टेज, है ना। तो इसने क्या पूछा है, सर्किट ब्रेकर इज ओपनड, सर्किट ब्रेकर ओपन होने के बाद, तो ये इसका राइट आंसर ये आएगा। उसके बाद देखो इन्होंने क्या पूछा है, इन पैरेलल रेजोनेंस द फेज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड लाइन करंट, वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में रेजोनेंस की कंडीशन में एंगल होगा वो 0 होगा। The out of the following the most accurate measurement of unknown resistance will be given by, यानी कि unknown resistance को मेजर करने का मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो व्हाइट स्टोन ब्रिज वाला मेथड होता है, बी राइट आंसर आएगा। उसके बाद देखो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज के बराबर 1 कूलम चार्ज होता है ना। तो वो आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 16 है, सबको पता ही है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या पूछा 118 नंबर में, ए सिंक्रोनस जनरेटर इज फीडिंग पावर टू इनफाइनाइट बस बार एट यूनिटी पावर फैक्टर है, यानी कि एक सिंक्रोनस जनरेटर है जो इनफाइनाइट बस बार है उसको इकाई पावर फैक्टर पे वो मतलब क्या है कि पावर सप्लाई कर रहा है। अब देखो इकाई पावर फैक्टर ये सप्लाई कर रहा है, उसके बाद फिर से इन्होंने एक्साइटेशन है उसको बढ़ा दिया है, एक्साइटेशन को बढ़ा दिया, यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर का अगर अपन केस लेना तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कर्व जो होता है ना आई एफ और आई ए वाला, ये है ना, तो ये तो कंडीशन होती है यूनिटी पावर फैक्टर की, इकाई पावर फैक्टर वाली, और ये होता है आपका लीडिंग वाला, ये होता है आपका लेगिंग वाला है। अब देखो इकाई पावर फैक्टर पे तो ये चल ही रही थी, ये आपका जनरेटर चल ही रहा था, उसके बाद फिर से इन्होंने एक्साइटेशन बढ़ाया है, तो ये लेगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, है ना। सेम पावर देगा लेकिन लेगिंग पावर फैक्टर पे, सेम पावर बटेट लेगिंग पावर फैक्टर, 118 में डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए 119 में क्या पूछा है, इन ए बीजेटी लॉन्गेस्ट करंट फॉलो, लॉन्गेस्ट करंट का दे रखा हो या फिर हाईएस्ट करंट का दे रखा हो, तो बीजेटी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो करंट होती है वो मतलब क्या है कि आई करंट होती है, एमीटर वाली, वही तो सप्लाई से करंट लेकर के बेस को देता है, बेस आगे कलेक्टर को देता है, सबसे ज़्यादा इसमें आएगी। उसके बाद देखो इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई वी बराबर इतना, है ना, वी अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि ये वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो टी के साथ में जो वैल्यू दे रखी होती है ना वो ओमेगा की होती है ना, किसकी होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है। ओमेगा बराबर इन्होंने कितना दे रखा है, 157 दे रखा है। ओमेगा का मतलब होता है 2πf है, 2πf बराबर 157 है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, 157 के अंदर भाग दे दो आप 2 इंटू पाई, यानी कि 22/7 का। इसको हल कर लेना आपको आंसर मिल जाएगा ना, शायद ये 25 आएगा ना। तो इस हिसाब से ये पेपर था RSSB JN
है ना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पीएचईडी डिपार्टमेंट के अंदर एक तरीके से वाटर वर्क्स में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की साथ में वैकेंसी आती है एक साथ। तो उसका इलेक्ट्रिकल वाला जो टेक्निकल पोर्शन है वो अपन ने सोल्व किया है। और प्रीवियस पेपर्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करिए, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस करिए, अपने थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करिए। और ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें पढ़ने की समझने की ज़रूरत हो तो अपने ऐप पे आपको JEN के लिए कोर्स भी मिल जाएगा। एक मास्टर कोर्स दे रखा है ऑल इंडिया सभी एग्ज़ाम के लिए 1 साल की वैलिडिटी के लिए। तो उसके ज़रिए आप प्रैक्टिस करिए, सब थ्योरी वगैरह न्यूमेरिकल्स हो चाहे ऑब्जेक्टिव को अपने वहाँ पे क्लासें लगा रखिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिए। थैंक यू।